Good morning, friends. I am JK Maurya. Welcome to all of you on this online platform. दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो यूपी पीजीटी 2013 का पेपर था उसके 65 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। बाकी के जो 60 क्वेश्चन हैं उसका डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया? साम्राज्यवाद का, नगर राज्यों के विनाश का, अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का, पत्नियों और संपत्ति के समाजवाद का। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पत्नियों और संपत्ति के समाजवाद का। ठीक है, क्योंकि प्लेटो ने संरक्षक वर्ग को अर्थात दार्शनिक और सैनिक वर्ग को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के उद्देश्य उनके लिए एक विशेष जीवन पद्धति की व्यवस्था की, जिसे संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, अरस्तु के अनुसार दास्ता दैवी दंड का एक रूप है किंतु हानिकारक है, अप्राकृतिक और अस्थायी है, प्राकृतिक और दैवी है किंतु निंदनीय है, प्राकृतिक और लाभप्रद है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्राकृतिक और लाभप्रद है। क्योंकि अरस्तु के अनुसार संपत्ति दो तरह की होती है, एक निर्जीव संपत्ति और एक सजीव संपत्ति। सजीव संपत्ति के अंतर्गत दास एवं पालतू पशुओं को रखा है अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा नैतिक जीवन की सिद्धि के लिए आवश्यक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक इनमें से किस तत्व की उपेक्षा करते हैं? धानवन की, उदासीन, मित्र या फिर शत्रु। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, धानवन। ठीक है, तो धानवन क्या चीज़ है? धानवन जो है, जैसे कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के 12 राज्यों के अंग हैं, जबकि धानवक जो है विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत नहीं आता है, यह दुर्ग का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय राजनैतिक चिंतन के साप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? सामंत एवं गुरुकुल, राजा एवं कोष, मित्र एवं बल, मित्र एवं कोष। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा, सामंत एवं गुरुकुल। अगर आप बात करें सप्तांग सिद्धांत की तो उसके अंतर्गत 7 जो आते हैं, तो स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष और दंड और मित्र आते हैं, जबकि सामंत और गुरुकुल सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक माने जाएंगे, भारतीय मूल के सभी लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे, या सभी अनिवासी भारतीय नागरिक बनेंगे? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल कुछ भारतवासी ही भारत के नागरिक माने जाएंगे, क्योंकि अरस्तु ने स्त्रियों को और दासों को नागरिकता नहीं प्रदान की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व दैवी इच्छा का परिणाम है, बल और भय का परिणाम है, केवल राजनीतिक और धार्मिक संयोग है, विकास का परिणाम है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व जो है वो क्या है? विकास का परिणाम है। ठीक है, अरस्तु ने परिवार के 3 अंग बताए हैं, स्त्री, पुरुष एवं दास। उनके अनुसार इन्हीं परिवार से गांव एवं गांव से समाज और समाज से अंततः राज्य का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? उद्यमिता को, क्षुधा या उत्पादन को, शौर्य को या फिर विवेक को? तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लेटो ने मानव आत्मा के 3 तत्व बताए हैं, इच्छा या तृष्णा, भावना या मनोवेग और ज्ञान या बुद्धि। और इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर समाज को भी 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें विवेक, शौर्य या साहस एवं उत्पादन या संयम प्रमुख हैं। उद्यमिता प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 है, ब्रिटेन की छाया कैबिनेट का अर्थ है कि? क्या इसका अर्थ है? पहला ऑप्शन है, ब्रिटिश कैबिनेट प्रधानमंत्री की छाया में कार्य करती है। दूसरा है, ब्रिटिश कैबिनेट संसद की छाया में कार्य करती है। तीसरा ऑप्शन है, विपक्षी दल ने एक समांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाया है।
ब्रिटिश कैबिनेट की शक्तियां छाया मात्र हैं। तो ऑप्शन सी सही है, विपक्षी दल ने एक समांतर और औपचारिक कैबिनेट बनाया है। छाया कैबिनेट क्या चीज़ है? ये वेस्टमिनिस्टर प्रणाली के अंतर्गत एक प्रकार की राजनीतिक संस्था है, ठीक है। इसमें संसद में विपक्षी दलों के वरिष्ठ सांसदों की टोली नेता विपक्ष के नेतृत्व में सरकार के आधिकारिक मंत्रिमंडल के विपक्ष में एक छाया मंत्रिमंडल या दूसरा मंत्रिमंडल बनाते हैं, और इसका हर एक सदस्य किसी सरकारी मंत्री के लिए विपक्षी मंत्री की तरह होता है। यानी कि हर सरकारी मंत्री के विपक्ष में विपक्ष का एक मंत्री होता है, जिसे उस मंत्रालय का छाया मंत्री कहते हैं। इंडिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ये ब्रिटेन की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 74 है, हाली, शॉटलॉक और हेंस, ये दिया हुआ है। सीरिया भेजे गए अमेरिकी दूत हैं, इराक भेजे गए अमेरिकी वार्ताकार हैं, ईरान से वार्ता करने के लिए अधिकृत यूरोपीय वार्ताकार हैं, इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा मारे गए व्यक्ति हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, डी सही है। हाली, शॉटलॉक और हेंस इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा मारे गए व्यक्ति हैं। ISII, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ये क्या है? पश्चिम एशिया का आतंकवादी संगठन है जो 1999 में सक्रिय हुआ। वर्तमान समय में यह एशिया ही नहीं, विश्व के अधिकतर देशों में आतंक का पर्याय बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 75 है, फ्रांस का वर्तमान संविधान किस गणतंत्र के नाम से जाना जाता है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या फिर षष्ठम? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंचम, ठीक है। फ्रांस का संविधान जो है पंचम गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। फ्रांस का संविधान भारत के संविधान से 8 वर्ष पश्चात यानी कि 4 अक्टूबर 1958 को लागू हुआ था, जिसकी डी गाल के द्वारा तैयार किया गया था। फ्रांस का संविधान लिखित है और अनम्य भी है। इसमें संशोधन संसद के 60% बहुमत द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, ब्रिटिश टोरी और विग दलों की विचारधारा क्रमशः अनुदारवादी और उदारवादी थी। अब उदारवादी और अनुदारवादी थी, उग्र उदारवादी और संयमित उदारवादी थी, उग्र अनुदारवादी और संयमित अनुदारवादी थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1688 की क्रांति के बाद ब्रिटेन में 2 विश्व युद्ध राजनीतिक दलों की नींव पड़ी, जिन्हें विग एवं टोरी नाम दिया गया। कालांतर में 1832 के सुधार अधिनियम पारित किए जाने के बाद विग एवं टोरी का नाम क्रमशः परिवर्तित कर उदारवादी एवं अनुदारवादी रखा गया। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं करता क्योंकि वह सैद्धांतिक रूप से सर्वज्ञाता है, वह सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, वह सदैव पुराने निर्णयों के आधार पर ही कार्य करता है, वह सदैव कैबिनेट की सलाह पर ही काम करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। वह सदैव कैबिनेट की सलाह पर कार्य करता है। तो जब वह कैबिनेट की सलाह पर कार्य करता है तो कभी भी कोई गलती नहीं कर सकता है। जो भी करता है ठीक ही करता है और उसके कार्य में कोई त्रुटि नहीं होती है। ब्रिटिश सम्राट स्वाभाविक रूप से कानून के ऊपर होता है और उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध। एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध डगलस मैक्स ग्रेगर के वित्तीय प्रबंध सिद्धांत से है, गुडिक के शासन द्वैतवाद से है, अब्राहम गैरोली के पुरस्कार दंड सिद्धांत से है, या फिर डगलस मैक्स ग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। भारत के योजना आयोग और रेलवे को प्रमुख तौर पर क्रमशः क्या माना जाएगा? योजना आयोग और रेलवे को क्या माना जाएगा? वित्तीय और संचार संस्था, पूर्ण और अपूर्ण स्टाफ, स्टाफ और सूत्र संस्था, पूर्ण और अपूर्ण संस्था। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्टाफ और सूत्र संस्था इनको माना जाएगा। योजना आयोग एवं रेलवे आयोग को क्रमशः स्टाफ अभिकरण कहेंगे एवं सूत्र अभिकरण माना जाएगा। सूत्र अभिकरण का संबंध कमान की उस श्रृंखला से होता है जो शीर्ष संवर्ग से चलकर
निम्नतम वर्ग या कर्मचारी तक आते हैं, जबकि स्टाफ अभिकरण की अगर बात करें तो इसका संबंध उन सेवाओं से है जो परामर्श या सहायता के रूप में कार्यपालिका को दी जाती है। तो आपको पता है कि योजना आयोग क्या करता है, ये परामर्श देता है, किसको? सरकार को परामर्श देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, यथार्थवादी विचार की शास्त्रीय पुस्तक मानी जाने वाली कीर्ति पॉलिटिक्स अमंग नेशंस के लेखक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हैंस मार्गेनथाउ, हेनरी किसिंजर, क्विंसे राइट या फिर मार्टिन राइट। तो इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हैंस मार्गेनथाउ। हैंस मार्गेनथाउ की पुस्तक है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। सामान्य अर्थ में शीत युद्ध की वैचारिक और भौगोलिक धुरी क्या थी? क्या थी? ऑप्शन है पूंजीवाद बनाम समाजवाद, साम्राज्यवाद, उत्तर बनाम दक्षिण, या फिर साम्यवाद बनाम साम्राज्यवाद, पश्चिम बनाम पूर्व, राष्ट्रवाद बनाम साम्राज्यवाद, एशिया बनाम यूरोप, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, पश्चिम बनाम पूर्व। तो देखिए आप लोग, उत्तर बनाम दक्षिण नहीं हो सकता है, क्योंकि शीत युद्ध क्या था? यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे आपका रसिया है, अमेरिका और रसिया के बीच था। पश्चिम और पूर्व, लेकिन साम्यवाद और साम्राज्यवाद नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए राष्ट्रवाद बनाम साम्राज्यवाद, एशिया बनाम यूरोप, एशिया यूरोप नहीं है, ये भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन सही होगा, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद। अमेरिका में क्या था? पूंजीवादी व्यवस्था थी, कैपिटलिस्ट इकॉनमी थी, और वो उसको पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे। और रसिया में जो है साम्यवादी व्यवस्था थी। ये यहाँ पे क्या है? पूर्व में रसिया है और पश्चिम में कौन है? पश्चिम में आपका अमेरिका था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्न में से किस देश को स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्म स्थली माना जाता है? 82 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो सकता है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्वतंत्र नियामकीय आयोग का गठन अमेरिकी कांग्रेस द्वारा विशेष संवैधानिक प्रावधान के तहत किया गया, जिसके द्वारा उन्हें कार्यपालिका के नियंत्रण से स्वतंत्र रखा गया। कार्यपालिका के अधीन न होने के कारण उन्हें शासन की शीर्ष विहीन शाखा, मिश्रित प्रकृति के कार्य होने के कारण इन्हें शासन की चतुर्थ शाखा इत्यादि उपनामों से जाना जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न प्रतिवेदन पर आधारित था। कौन सा? किसिंजर प्रस्ताव 1971, ग्रोमियको प्रस्ताव 1975, बोर रदरफोर्ड प्रस्ताव 1956, एचिसन प्रस्ताव 1950। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एचिसन प्रस्ताव 1950 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84 है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हर किसी को पता होगा। स्वतंत्रता, संप्रभुता, बंधुत्व, समानता, एकता, संप्रभुता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, एकता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये कब? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, और लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। इस समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? सामंती व्यवस्था थी। इस क्रांति का प्रमुख नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व था। रूसो, मॉन्टेस्क्यू एवं वॉल्टेयर ने इस क्रांति में सर्वाधिक योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 85 है, अमेरिका से खाद्य सुरक्षा पर सहमति के पश्चात भारत ने किस प्रस्ताव पर सहमति दिया? पहला ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन व्यापार समझौते पर, दूसरा ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन के मुक्त सरलीकरण समझौते पर, तीसरा ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन के मुक्त व्यापार समझौते पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन के मुक्त व्यापार सरलीकरण समझौते पर। ठीक है, तो अमेरिका द्वारा खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को स्वीकार करने के पश्चात भारत ने WTO के उस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर दी जिसका संबंध मुक्त व्यापार सरलीकरण समझौते से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी के लेखक हैं डेनियल पर्ल, ऑक्टो ह्यूमो, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर डेनियल बेल।
तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ये कब पुस्तक आई थी? 1960 में। इस पुस्तक के लेखक अमेरिकी समाज वैज्ञानिक डेनियल बेल हैं। इस पुस्तक के अंतर्गत बेल ने तर्क दिया है कि सारे उत्तर औद्योगिक समाज एक जैसे विकास की ओर अग्रसर होते हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा का अनुसरण करते हों। क्वेश्चन नंबर 87 है, संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः किस संगठन का परवर्ती रूप माना जा सकता है? ऑप्शन है लीग ऑफ नेशंस, दूसरा ऑप्शन है लीग ऑफ यूरोपियन नेशंस, तीसरा ऑप्शन है लीग ऑफ यूरोपियन एशियन नेशंस, लीग ऑफ नेशंस। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस को संयुक्त राष्ट्र का प्रवर्ती संगठन माना जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का, क्योंकि पहले लीग ऑफ नेशंस बना था, ये सक्सेस नहीं हुआ था। ये वर्ल्ड वार 1 के बाद बना था लीग ऑफ नेशंस, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ, तो उसके बाद वर्ल्ड वार 2 के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ऐसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना जिससे पारस्परिक विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, इनमें से कौन सी अवधारणा मैक्स वेबर ने दिया है? संसदीय वर्चस्ववाद, लोकतांत्रिक अभिजनवाद, नैतिक संप्रभुता, चमत्कारी नेतृत्व। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं, परंपरागत, और दूसरा है करिश्माती या चमत्कारिक, तीसरा है कानूनी तर्क संगत। करिश्माती सत्ता ऐसे नेतृत्व के रूप में व्यक्त होती है जिसके अनुयायी अपने नेता के गुणों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। चाहे आप इस समय मोदी गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, मोदी की बात कर लीजिए, इसमें मोदी जी के इतने भक्त हैं कि उनकी बातों को बढ़ा चढ़ा के करते हैं। ठीक है, उसके एक इशारे पर भीड़ उमड़ पड़ती है और लोग बड़े से बड़ा त्याग करने को भी तैयार हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? चमत्कारी नेतृत्व। तो हमारा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। गुट निरपेक्ष शिखर क्रमशः निम्न नगरों में आयोजित हुए थे, कौन कौन से? लुसाका 1970, अल्जीरिया 1973। तो इसमें हमारा पहला वाला ही ऑप्शन सही है। गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन लुसाका में 1970 में और अल्जीरियस में 1973 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है। शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है क्योंकि शक्ति संतुलन के लिए युद्ध का प्रयोग अत्यधिक हानिकारक होगा। प्रत्येक राज्य आतंक को परोक्ष प्रोत्साहन दे रहा है। सुरक्षा परिषद ने आतंक के संतुलन पर अस्थायी निषेधाधिकार लगा दिया है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शक्ति संतुलन के लिए युद्ध का प्रयोग अत्यधिक हानिकारक होगा। ठीक है, प्रत्येक राष्ट्र अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। वह इनकी सुरक्षा पर हर मूल्य, यानी चाहे युद्ध ही क्यों न करना पड़े, पर करता है। यह शक्ति संतुलन के प्रमुख मान्यताओं में से एक है। वर्तमान समय में अधिकतर राष्ट्र आर्थिक स्तर पर मजबूत होने के लिए साम्राज्यवादी नीति अपना रहे हैं, जिससे शक्ति संतुलन के आस्थान पर आतंक का संतुलन हर जगह हावी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 है। स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन के एक सशस्त्रीकरण कार्यक्रम का नाम क्या है? बताना है। फोर्स फॉर फ्रीडम था, पनिश द गिल्टीज था, फोर्स फॉर एवर था, स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। निम्न में से किस लेखक ने साम्यवादी राज्य के में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा किया था? ऑप्शन है आर्थर मिलर, दूसरा है मिलोवान जीलॉस, तीसरा है हार्बर फ्राई और चौथा है लुईस। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपना स्कोर भी नोट करते जाइएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने इसमें कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, मिलोवान जीलॉस ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग की अस्तित्व में आने की संभावना व्यक्त की है। क्वेश्चन नंबर 93 है। फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है, आतंकवाद की निर्णायक विजय होगी,
उदारवाद प्रति आतंकवाद में परिवर्तित हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन पहला सही होगा। फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। ठीक है, इन्होंने इतिहास के अंत का कॉन्सेप्ट दिया, इतिहास के अंत। इससे इनका अभिप्राय है कि इससे साम्यवाद के पतन के बाद विश्व के सारे देश उदार लोकतंत्र को अपना लेंगे। उदार लोकतंत्र या पश्चिमी उदारवाद का विलक्षण गुण यह है कि यह मनुष्य को उचित मान्यता, राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान करने में भी बहुत सार्थक सिद्ध हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद साम्यवाद के पतन के बाद उदारवाद की विजय हुई है। क्वेश्चन नंबर 94 है, अंबेडकर ने निम्न में से किसका लेखन नहीं किया है? आपको बताना है। यानी कि 3 पुस्तक है अंबेडकर जी की और 1 पुस्तक इसमें से कोई है जो नहीं है। कास्ट, कॉन्फ्लिक्ट, कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, हु वेयर द शूद्रास। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, यानी कि ए को अंबेडकर ने नहीं लिखा है, ए को अंबेडकर ने नहीं लिखा है और बाकी जो है अंबेडकर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 95 है, बराक ओबामा के इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में कौन देश सम्मिलित नहीं है? तो ये क्वेश्चन उस समय का है, 2013 के समय का है, जब उस समय ओबामा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला सही था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। जो बाइडन अमेरिका के वर्तमान विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं या फिर सीनेट के अध्यक्ष हैं? तो अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो जो बाइडन क्या है इस समय तो वहाँ के प्रेसिडेंट है, लेकिन जिस समय ये पेपर पूछा गया था उस समय क्या थे? तो उस समय उपराष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? ये क्वेश्चन तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। जब इमरजेंसी लागू हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में, समग्र क्रांति, चौखंबा राज, सर्वोदय, अंत्योदय, भूदान, जीवन दान। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, समग्र क्रांति। ठीक है, ये 1975 की बात है। 1975 में 5 लाख लोगों की भीड़ के साथ पटना के गांधी मैदान में भ्रष्ट सरकार, बुरी अर्थव्यवस्था एवं जाति प्रथा के दोषों के साथ क्रांतिकारी कार्यक्रम का आरंभ किया, जिसे संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है या समग्र क्रांति के नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की है? फ्रांसीसी राजतंत्र की व्याख्या में, अमेरिकी राष्ट्रपति की व्याख्या में, स्विस संसद की व्याख्या में या फिर ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या में? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी सही होगा। मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की व्याख्या की है। अमेरिकी शासन व्यवस्था शक्ति पृथक्करण पर आधारित है, ऐसी व्याख्या की है मॉन्टेस्क्यू ने अपनी इस पुस्तक में, जिसके अंतर्गत शासन के तीनों अंगों के अधिकार क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, इंडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जॉन लॉक, जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन, जे.एस. मिल। तो ऑप्शन सी सही होगा, अमर्त्य सेन इंडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, शून्य आधार बजट की प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई? जीरो बजट, जीरो बेस बजट। ठीक है, तो ऑप्शन है रीगन द्वारा, विस्कॉन्सिन के बजट द्वारा, निक्सन द्वारा, ओहायो के बजट द्वारा, आइजन हावर द्वारा न्यूयॉर्क के बजट द्वारा, जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, डी सही होगा। शून्य आधारित बजट के अंतर्गत क्या होता है? सभी व्ययों वर्तमान तथा भविष्य के लिए अनुमानित पर विचार विमर्श किया जाता है तथा पिछले वर्ष की बजट को आधार नहीं माना जाता है। उस बजट का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के कृषि विभाग में 1964 में किया गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 है, इनमें से किस घटना को तनाव शैथिल्य से जोड़ना अनुचित होगा? अनुचित पूछा है, नाटो का गठन, निक्सन की चीन यात्रा, साल्ट की संधियाँ, अमेरिका की वियतनाम से वापसी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नाटो की स्थापना साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए सैनिक संगठन के रूप में की गई थी। ठीक है, वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या
अब आप लोग देख लीजिएगा क्या है, जब समय पेपर आया था उसमें तो 28 थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 है, इस्लामिक स्टेट नामक आतंकी संगठन के पूरे नाम ISIS या ISIL में क्रमशः आने वाले दो अंतिम अक्षर IS और IL का अर्थ क्या है? तो इसके पहले अभी एक क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया है, तो इसमें मैं सीधे आंसर बता दे रहा हूँ, इराक एवं सीरिया तथा इराक एवं लियोंड है। इराक एवं सीरिया और इराक एवं लियोंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, लौह आवरण शब्द को किसने प्रचलित करवाया? चर्चिल ने फुलटन भाषण द्वारा, रीगन ने राष्ट्र के नाम संबोधन द्वारा, निक्सन ने रेडियो संदेश द्वारा, जॉर्ज H बुश द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के समय। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लौह आवरण शब्द को चर्चिल ने फुलटन भाषण के द्वारा प्रचलित करवाया। शीत युद्ध के विकास में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अमेरिका के फुलटन नगर में दिए गए भाषण का विशेष महत्व है। और भाषण का एक भाग भी देख लेते हैं जो भाषण उन्होंने दिया था, हम एक फांसीवादी शक्ति के स्थान पर दूसरी फांसीवादी शक्ति को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, इसलिए साम्यवादी सोवियत संघ के विरुद्ध अमेरिकी गठबंधन की आवश्यकता है। तो नाटो का गठन इन लोगों ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 है, वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन का नाम है? अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय आणविक नियंत्रण आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार अधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये जो है एजेंसी, इस एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 19 जुलाई 1957 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना ऑस्ट्रेलिया में है। वियना ऑस्ट्रेलिया में है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन करना। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किया था? 1971 के पूर्व, 1971 के पश्चात, 1975 के पश्चात, उपरोक्त सभी असत्य हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, ए सही होगा, जिसे कहते हैं NTP, परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NTP को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1968 में भारी बहुमत से स्वीकृति प्रदान कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, चीन के नेताओं की भारत यात्रा के दौरान किन स्थानों पर चीनी सेनाओं की घुसपैठ पर समस्या हुई? लद्दाख के नुआंग और अरुणाचल के डेप्सांग में, लद्दाख के डेप्सांग और चुमार में, लद्दाख के चुमार और अरुणाचल के डेप्सांग में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लद्दाख के डेप्सांग और चुनार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, सैनिक औद्योगिक संकुल किसके द्वारा प्रयुक्त होने के पश्चात व्यापक प्रयोग में लाया जाने लगा? आइजनहावर द्वारा, जॉन केनेडी द्वारा, ट्रूमैन द्वारा, निक्सन द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला सही होगा, सैनिक औद्योगिक संकुल का प्रयोग 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है, उपरोक्त अवधारणा के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो अभी जो मैंने आप लोगों को परसों एक लेक्चर अपलोड किया था उसमें भी मैंने इसको डिस्कस किया था, सॉरी कल ही किया था। तो इसमें देख लेते हैं, पार्किंसन का, जेनिंग्स का, माइटरवे का, हिगलेन का। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मैं इसका डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूं क्योंकि मैंने कल के लेक्चर में डिस्क्राइब किया था। 109, इनमें से किस घटना को शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म, परमाणु अप्रसार संधि की रचना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में बिखराव, सोवियत संघ का पतन। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सोवियत संघ का पतन। सोवियत संघ का जब पतन हो जाता है 1990s के दशक में, तो उस समय ये शीत युद्ध जो है समापन हो जाता है। क्योंकि देखिए अमेरिका और USSR इन दोनों की शक्ति जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। ठीक है, तो क्या होता है कि एक तरफ कंडीशन ऐसी थी कि दोनों जो कंट्री थी अब परमाणु
के क्षेत्र में अपने हथियारों को खूब तेज़ी से बढ़ा रहे थे और पूरा जो वर्ल्ड था वो दो गुटों में बटा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी वर्ल्ड वार हो सकता है। लेकिन स्थिति तो बनी थी, लेकिन कभी वर्ल्ड वार नहीं हुआ। लेकिन जब सोवियत संघ का पतन हो जाता है, सोवियत संघ कमज़ोर हो जाता है, उसका गुट कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, उसके कई सारे देश उससे निकल जाते हैं, तो उसके बाद ये शीत युद्ध जो है इसका समापन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। बराक ओबामा की चीन नीति को किस नाम से जाना जाता है? पैसिफिक पॉइंट पॉलिसी, लुक पैसिफिक पॉलिसी, पिवट टू एशिया पॉलिसी, एशियन आस्पेक्ट पॉलिसी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। बराक ओबामा की चीन की नीति को पिवट टू एशिया पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, इनमें से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा है? साइमन गोलो, बिशप साइक्लो, हेड्रिक गेलर, फ्रेडरिक टेलर। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत संगठन के प्रमुख उपागमों में से एक है। 19वीं एवं 20वीं सदी की महान प्रबंध क्रांति का शुभारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ और उसे निर्णायक मोड़ किसने दिया? फ्रेडरिक टेलर ने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है। 112 नंबर को, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाइट एंड हाउ, इस पुस्तक के लेखक हैं। कौन इस पुस्तक का लेखक है? चार्ल्स मेरियम, जॉन बोल्टन, हेराल्ड लासवेल या फिर नेथन ग्लेजर। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, इसके लेखक हैं हेराल्ड लासवेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। 125 क्वेश्चन है दोस्तों, तो हम लोग 113 पे पहुंच चुके हैं। आप लोग स्कोर नोट करते रहिएगा। पाकिस्तान के खुफिया संगठन ISI का क्या अर्थ है? इंडिया इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल सर्विसेज ऑफ इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल स्टेट इंटेलिजेंस या फिर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर फॉर इंटेलिजेंस। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए सही हो जाएगा। ISI का फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ठीक है। 1950 में पूरे पाकिस्तान के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का जिम्मा ISI को सौंपा गया था और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गुप्तचर सेवा है। गुप्तचर सेवा है, इसमें सेना के तीनों अंगों के अधिकारी मिलकर ISI के लिए काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने भी कई बार डिस्कस किया है। तो इसका आंसर बता दीजिए। लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड ब्राइस, लॉर्ड बेकन, लॉर्ड रोजन एक्विनास। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 है, विटलेवाद का इनमें से किसका संबंध है? भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही से, वित्त विभाग की बजट तैयार करने की प्रक्रिया से, कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की पद्धति से, कर्मचारियों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने से। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की पद्धति से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस मूर, फूरियर और रॉबर्ट ओवेन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? ऑप्शन है हिंसक समाजवाद से, स्वप्निल समाजवाद से, राज्यविहीन समाजवाद से या फिर फेबियन समाजवाद से। तो थॉमस मूर, फूरियर और रॉबर्ट ओवेन जैसे विचारकों को स्वप्निल समाजवाद से जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी सही है। मार्क्स के पूर्ववर्ती सिद्धांतकारों ने समाज की तत्कालीन दशा से उबरकर अपने मन के असंतोष को स्वप्नलोक की मधुर कल्पनाओं से बहलाने की कोशिश की थी। उन्होंने ऐसा सिद्धांत नहीं दिया जिसके आधार पर यथार्थ को धरातल पर उतारा जा सके। 117 नंबर क्वेश्चन है, फांसीवाद के फासिस्ट शब्द का अर्थ है? प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह, पोप का मुकुट, पवित्र रोमन सम्राट की बाइबिल, रोम के मुख्य चर्च की घंटी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। ये अंग्रेजी का शब्द है फासिज्म और इसकी जो उत्पत्ति हुई है इतावली शब्द फासियों से हुई है और जिसका अर्थ होता है डंडों का गट्ठर जो कुल्हाड़ी के मुठ के चारों ओर लाल फीते से बंधा है, ठीक है। और ये विचारधारा का भाई फांसीवादी विचारधारा का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुसोलिनी के नेतृत्व में हुआ। मुसोलिनी को फांसीवाद का जनक माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 118, सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में किस सम्मेलन का अत्यधिक महत्व है? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1970, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945, वाशिंगटन अंतर महाद्वीपीय सम्मेलन 1953, टोक्यो प्रशांत अटलांटिक सम्मेलन 1960। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस लिए 1945 में बना था और इसका उद्देश्य था सामूहिक सुरक्षा, और सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय किसी एक पर किया गया आक्रमण सभी देशों पर किया गया आक्रमण माना जाएगा और सभी देश मिलकर इसका सामना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 है, मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने में किस सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान था? ऑप्शन है माल्टा सम्मेलन 1945, याल्टा सम्मेलन 1945, पेरिस सम्मेलन 1943 या फिर वियना सम्मेलन 1945। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याल्टा सम्मेलन 1945। ठीक है, इसका आयोजन कब हुआ था? 4 से 11 फरवरी 1945 को। ठीक है, यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि उस सम्मेलन में भावी संस्था के रूप तथा प्रकृति का अंतिम खाका तैयार किया था। 120 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा और सेवा योजन के अधिकार तटस्थ हैं, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं, प्रायः नकारात्मक, कभी कभी सकारात्मक, नकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। शिक्षा और सेवा योजना का अधिकार एक सकारात्मक प्रवृत्ति का अधिकार है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, और वह क्या करता है? अच्छी बुरी, उचित अनुचित इत्यादि के बारे में सही पहचान करने की क्षमता प्राप्त करता है। अच्छी तरह से शिक्षित व्यक्ति ही समाज और देश के लिए उपयोगी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, पसमर्गा और मुश्तरा फ्रंट क्रमशः कुर्द और यजीदी लड़ाके हैं, अलकायदा के अरब लड़ाके हैं, इस्लामिक स्टेट संगठन के समर्थक सीरियाई सूत्री हैं, कुर्द और असद विरोधी लड़ाके हैं। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी सही होगा। पसमर्गा और नुस्रा फ्रंट कुर्द और असद विरोधी लड़ाके हैं। अल नुस्रा फ्रंट अपने आप को अलकायदा इन सीरिया नामक से भी संबोधित करता है। यह एक स्वार्थी आतंकवादी संगठन है जो सीरिया की असद सरकार का विरोधी है। इसका उद्देश्य सीरिया और लेबनान में इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना है। क्वेश्चन नंबर 122 है, शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? संप्रभुता, वैधता, श्रेष्ठता या फिर उपयोगिता? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वैधता। वैधता वास्तव में शक्ति एवं सत्ता यानी प्राधिकार के बीच की कड़ी है। मानव संबंधों के क्षेत्र में यदि शक्ति को वैधता का सहारा मिल जाए, शक्ति को अगर वैधता का सहारा मिल जाए तो उसमें अस्तित्व आ सकता है। अगर वैधता नहीं है शक्ति में तो फिर उसमें अस्थायित्व नहीं। जैसे मान लीजिए कि जो गुंडे होते हैं, ठीक है, जो पावरफुल लोग होते हैं, उनके वो पावर तो है, उनके पास शक्ति तो है, शक्ति से लोगों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन उसकी लेजिटिमेटी नहीं है, वैधता नहीं है। लेकिन जो कानून है, जो पुलिस प्रशासन है, इसकी वैधता भी है, तो इसलिए ये अस्थायी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर है, फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया है? प्राकृतिक अधिकार, वैदिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, बाइबिल में उल्लिखित अधिकार। तो इसमें पहला सही होगा, प्राकृतिक अधिकार। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों का मुख्य आधार क्या था? नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा थी। दोनों देशों में अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं बंधुत्व जैसे प्राकृतिक अधिकार के लिए क्रांतियाँ हुई। 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्न गतिविधियों के संदर्भ में दक्षेस यानी कि सार्क की तुलना में से किस संगठन से करना उचित नहीं होगा? मतलब तुलना, सार्क की तुलना निम्न में से किस संगठन से करना उचित नहीं होगा? आसियान, EU, यूरोपियन यूनियन, AU, अफ्रीकन यूनियन और या फिर नाटो। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सार्क का गठन कब हुआ है? 1985 में दक्षिण एशियाई देशों द्वारा पारस्परिक सहयोग के लिए किया गया था, जबकि नाटो का गठन शीत युद्ध के दौरान सैनिक संगठन के रूप में किया गया था और इसमें इंडिया की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इंडिया के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप की भूमिका में थे इस संगठन में। क्वेश्चन नंबर 125 है, आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ? आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात,
प्रथम खाड़ी युद्ध के समय, बोल्शेविक क्रांति में, अल्जीरियाई क्रांति के समय और उसके पश्चात। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आत्मनिर्णय की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है, जिसका अभिप्राय क्या है, कोई संप्रभु देश अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम है। इसे कहते हैं आत्मनिर्णय, यानी कि किसी भी देश के निर्णय में, किसी भी संप्रभु देश के निर्णय में कोई दूसरा देश जो है, दूसरी कंट्री हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके पश्चात विश्व के अधिकांश राज्यों द्वारा किया गया था। तो आज हम लोगों ने 125 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो देखिए, ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाए, एटलीस्ट 5 जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उनका आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर लें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसलिए करते हैं ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर बने तो आप उसको कर सकें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज्ञान को फैलाइए ताकि सबका विकास हो, सबका भला हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।